नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महा क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं 5 इकाइयों को एक साथ लेकर आई हूँ एक ही क्लास में। आज हम इन 5 इकाइयों को अच्छे से समझेंगे और पेपर में आने वाले जितने भी प्रश्न जो इनसे बनते हैं वो सारा रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये एक महा क्विक रिवीजन कह सकते हो आप, जिसमें हम 5 इकाइयों को कवर करेंगे और उससे संबंधित बनने वाले 5 इकाइयों से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे और ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और 29 तारीख को उनका पेपर है। तो हम यहाँ 5 इकाइयों का एक साथ रिवीजन कर लेंगे और कल हम 6 से 10 इकाइयों का एक साथ रिवीजन कर लेंगे। हमारी 10 इकाइयाँ पूरी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स मुझे पहली बार देख रहे हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की ये महा क्विक रिवीजन क्लास। सबसे पहले इकाई 1 से शुरुआत करते हैं। इकाई एक में हमें हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ना है। तो हिंदी भाषा और उसके विकास में अपभ्रंश, अपहट और पुरानी हिंदी से प्रश्न बनते हैं। अपभ्रंश क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था जो 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक रही है। ठीक है, इससे मुख्य रूप से ओकार बहुला कहते हैं। ओकार बहुला जिसमें ऊ शब्द की ध्वनि सुनाई देती है उसको हम ओकार बहुला कहते हैं, जिसमें ऊ शब्द की ध्वनि रहती है। समझ गए होंगे आप। चलिए फिर अपभ्रंश और प्रमुख बोलियां समझ लेते हैं। अपभ्रंश, पहले ये समझिए कि बोलियां जो हमारी मुख्य 3 बोलियां हैं जिनसे हमारी उपबोलियां जन्मी हैं, तो वो है सौरसैनी, मगधी, अर्धमगधी। सौरसैनी से जन्मी है 5 भाषाएं। 5 भाषाएं जन्मी है सौरसैनी से। कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 भाषाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये 5 भाषाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी, इनको याद कर लीजिए। सौरसैनी, इनसे प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली किस भाषा से, किस बोली से जन्मी है? तो सौरसैनी से। मगधी से 3 जन्मी है, मगधी से 3 भाषाएं जन्मी हैं। कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली। इनको याद कैसे कर सकते हैं आप? तो आप ये देखिए, ये है मगधी और यहाँ लिखा है मगही। जब मगही और मगधी एक दूसरे में मैच करेंगे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर मगही भाषा यानी कि मगधी भाषा से उसका जन्म हुआ है। अब है अर्धमगधी। तो अर्धमगधी में आती हैं 3 भाषाएं, 3 उपबोलियां यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप ये समझ लीजिए, अवधी किस में आएगी? अर्धमगधी में। बघेली किस में आएगी? अर्धमगधी में। छत्तीसगढ़ी किस में आएगी? अर्धमगधी में। ठीक है, अब हमने भाषाएं और बोलियां भी समझ ली हैं। अब हम अपहट और परवर्ती अपभ्रंश को समझेंगे। अपभ्रंश के उत्तराकालीन रूप को अपहट कहते हैं। जो अपहट है, परवर्ती के अपभ्रंश को क्या कहते हैं? हम अपहट कहते हैं। ये 900 से 1100 ईस्वी तक कहा गया है। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पुरानी हिंदी किसने कहा है? पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? गुलेरी जी ने हिंदी को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या? किसने कहा है? गुलेरी जी ने। गुलेरी जी ने क्या कहा है? हिंदी को पुरानी हिंदी नाम दिया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में हिंदी को क्या कहा है? देसी भाषा कहा है।
ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश और वाल्मीकि को पुष्पदत्त को भी भवभूति कहा गया है। ये याद रखिए, पुष्पदत्त जो है इनको भवभूति कहा गया है, स्वयंभू को अपभ्रंश वाल्मीकि कहा गया है, और भरत मुनि ने हिंदी को क्या कहा है, देसी भाषा कहा है। इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम क्या, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संवैधानिक स्थिति। संविधान का प्रावधान है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। हमारी हिंदी क्या होगी, राजभाषा होगी। कब मिली इसको, तो 14 सितंबर 1949 को हमें स्वीकृति मिली थी क्या, कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। ठीक है। अब ये भाग 17 में है, कहाँ पर है, भाग 17 में, और अनुच्छेद 343 से 351 में इसका विस्तृत वर्णन है। 343 कहता है क्या, अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है क्वेश्चन। अब है अनुच्छेद 351 क्या कहता है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, यानी कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी का विकास करना है, हिंदी को विस्तृत रूप में फैलाना है। ये निर्देश कौन देता है, तो अनुच्छेद 351 ये देता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये दोनों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस भी मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस रहेगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अब समझते हैं क्या, कि देवनागरी लिपि, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है। उत्तरी शैली, ठीक है, उत्तरी शैली में और गुप्त व कुटिल लिपि में हुआ है, से हुआ है। ये पूर्णतः अक्षरात्मक लिपि है। अक्षरात्मक यानी इसको हम जैसे लिखते हैं वैसे ही हम इसको बोलते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि देवनागरी लिपि कहाँ से लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये आप इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है जिसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। हम जो भी लिखते हैं वही हम बोलते हैं। ठीक है। तो हमने इकाई 1 का रिवीजन कर लिया, इकाई 1 कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है इकाई 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल को समझते हैं जल्दी से। इतिहास ग्रंथ, सबसे पहले ये समझ लीजिए, गार्सा ततासी ने अपना ग्रंथ किस में लिखा है, फ्रेंच भाषा में। ये आता है क्वेश्चन। गार्सा ततासी ने अपना ग्रंथ इतिहास ग्रंथ किस में लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है। शिव सिंह सेंगन ने क्या लिखा है, शिव सिंह सरोज लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया है, और रामचंद्र शुक्ल ने भी काल विभाजन किया है प्रवृत्ति मूलक, जो सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशन हुआ है, तो 1929 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है 1929 में क्या हुआ है, प्रकाशन हुआ है। प्रकाशन हुआ है 1929 में प्रकाशन हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है। अब है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, शुक्ल जी ने दिया है। ये क्वेश्चन बनता है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। शुक्ल जी ने इसको 12 ग्रंथों के आधार पर नाम किया है। 12 किताबों को, 12 ग्रंथों को उनने आधार बनाया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कितने ग्रंथों को आधार बनाया, तो 12 ग्रंथों को आधार बनाया। सिद्ध साहित्य, हमारे जो सिद्ध साहित्य हैं, मतलब सिद्ध हैं, सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। 84 है, कितने, 84 सिद्ध हैं, जिसमें से सरहपा कौन है, प्रथम है। कौन है, प्रथम है। सरहपा कौन है, प्रथम। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ से आप समझ नहीं पा रहे हैं।
सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। और जिसमें से प्रमुख कौन है? प्रमुख है हमारे, मतलब प्रथम है हमारे कौन? सरहपाजी। सरहपाजी कौन है? प्रथम सिद्ध है। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण काल का नाम दिया है। सबसे पहले किसने कहा है स्वर्ण काल? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है। ये याद रखेंगे। दो धाराएं बताई हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के प्रवर्तक कौन है? कबीर जी, ठीक है। और सगुण धारा के हैं तुलसीदास और सूरदास जी। ये याद रखेंगे, ठीक है। निर्गुण धारा में भी दो शाखाएं हैं जिनके अलग अलग प्रवर्तक हैं, कबीर और जायसी, ठीक है। कबीर जी ज्ञान मार्गी शाखा के हैं और जायसी प्रेम मार्गी शाखा के हैं, ये आप याद रखेंगे। दार्शनिक मत भी समझ लीजिए। अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी प्रवर्तक हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं, और द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं, और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। और ये आप अगर नोट्स अब बनाने का समय तो रहा नहीं, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो इसे पूरी तरीके से पढ़कर जाएं। अगला हम समझेंगे रीतिकाल और आधुनिक काल को, ठीक है। अभी हमने क्या समझा है? आदिकाल को और भक्ति काल को। अब हम समझेंगे रीतिकाल और आधुनिक काल को। रीतिकाल में को उत्तर मध्यकाल भी कहा है। इसका समय क्या रहा है? तो 1700 से 1900। ये संवत में है, ठीक है। ये संवत में है, और संवत को सन में जब बनाना होता है, हम संवत से सन में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? 57 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 57 को संवत में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सन निकल के आ जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि ये जो हमारे रीतिकाल है, इसके 3 प्रमुख रूप हैं। पहला है रीतिवृद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इनके प्रमुख कवि पूछते जाते हैं तो रीतिवृद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिवृद्ध के हैं केशवदास जी, रीति सिद्ध के बिहारी, और रीति मुक्त के हैं घनानंद और बोधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमसे क्वेश्चन में पूछते भी हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, भारतेंदु व द्विवेदी युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग काल भी कहा जाता है। देश प्रेम की भावना रही है, देश जगाने का काम हुआ है, इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, और खड़ी बोली प्रमुख रही है इसमें। खड़ी बोली को का परिष्कार, सरस्वती पत्रिका का संपादन, ठीक है। अब है छायावाद। इसका है 1918 से 1936 तक। 4 प्रमुख स्तंभ हैं इसमें। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, जयशंकर और सुमित्रनंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख कवि जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ किसके हैं? छायावाद के। डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये जरूर आता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आधुनिक गतिविधियां। प्रगतिवाद 1936 में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई प्रगतिवाद के लिए, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रेमचंद जी ने। ये कब हुई है? तो 1936 में हुई है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1943 में। अज्ञे राहु के अन्वेषी और नई कविता का जन्म हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इकाई 3 पर आ गए हैं, साहित्य शास्त्र पर, ठीक है। इसमें भारतीय काव्य शास्त्र और रस सिद्धांत को समझेंगे। काव्य संप्रदाय व उनके प्रवर्तक। रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, ठीक है। अलंकार के भामा, रीति के वामन, और ध्वनि के हैं आनंदवर्धन, वक्रोक्ति के कुंतक, और औचित्य के हैं क्षेमेंद्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। भरत मुनि के रस सूत्र का जो सूत्र है वो देख लीजिए। ये भी विभा भानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ठीक है। ये किसने दिया है? तो ये भरत मुनि ने दिया है। नाट्य शास्त्र से हैं ये। इन्होंने 9 स्थायी भाव, 2 विभाव और 4 अनुभाव और 33 संचारी भाव बताए। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आप याद करेंगे, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं।
फिर है आपका रस सूत्र, 4 व्याख्याकार हैं इसके, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के हैं, शंकुक अनुमतिवाद के हैं, भट्टनायक भुक्तिवाद या साधारणीकरण के हैं, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के हैं। ठीक है, शब्द शक्ति व काव्य गुण, 3 शब्द शक्तियां हैं, ये भी समझ लीजिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये प्रमुख 3 हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। इनका काव्य गुण है माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम संप्रदाय, प्रवर्तक और उनकी समय शताब्दी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, संप्रदाय, प्रवर्तक और आचार्य और समय और उनकी शताब्दी। ठीक है, तो रस संप्रदाय के कौन है? भरत मुनि। रस संप्रदाय के हैं भरत मुनि, ये 2वीं शताब्दी से। अलंकार संप्रदाय के हैं आचार्य भामा, ये 6ठी शताब्दी से हैं। रीति संप्रदाय के हैं आचार्य वामन, ये 8वीं शताब्दी से हैं। ध्वनि संप्रदाय के हैं आचार्य आनंदवर्धन, ये 9वीं शताब्दी से हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, ये 10वीं और 11वीं शताब्दी से रखते हैं, मतलब 10वीं है 11वीं नहीं है, 10वीं शताब्दी से है। औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र, ये 11वीं शताब्दी से है। ये इनकी शताब्दी, इनका समय पूछा जाता है, तो आप यहाँ इस चार्ट को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम इकाई 3 साहित्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य। इसको एक बार समझ लीजिए, रस सूत्र के व्याख्याकार और उनके दर्शन। ये दर्शन पूछता है, इसलिए आपको याद कर लेना है। इस चार्ट को बस ज़्यादा नहीं, आपसे 2 से 3 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद दर्शन है मीमांसा दर्शन। शंकुक अनुमतिवाद, उनका दर्शन है न्याय दर्शन। ठीक है, भट्टनायक भुक्तिवाद या साधारणीकरण, इनका है सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। इसको याद कर लीजिए, दर्शन पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, तो इस चार्ट को आप 1 से 2 बार देख लीजिए। अब है हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र की प्रमुख सिद्धांत। सिद्धांत समझ लेते हैं। सबसे पहले है अरस्तु के सिद्धांत। प्लेटो के अपेक्षों के उत्तर देते हुए, प्लेटो को उत्तर देते हुए इन्होंने, अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया है, क्या? अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। ठीक है, ये 2 सिद्धांत किसने दिए हैं? अरस्तु ने। अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु। इसके बाद है विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने काव्य भाषा सिद्धांत दिया है, जिसमें काव्य के लिए सरल, सहज और ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का पुरजोर समर्थन किया है। ठीक है, इन्होंने आम भाषा को जोड़ दिया है। अब है एस.टी. कॉलरिज, इनका कल्पना सूत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, इनने कौन सा सिद्धांत दिया है? कल्पना सूत्र। ये याद रखेंगे, एस.टी. कॉलरिज ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कल्पना सूत्र। इन्होंने कल्पना के 2 रूप माने हैं, प्राथमिक कल्पना और द्वितीयक कल्पना। ठीक है, विशिष्ट भी हो सकता है, विशिष्ट कल्पना का, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना आप याद रखेंगे। टी.एस. कॉलरिज ने कल्पना के 2 रूप माने हैं। कितने रूप माने हैं? 2 रूप माने हैं, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। ठीक है, टी.एस. इलियट ने, इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। टी.एस. इलियट ने 2 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप याद रखेंगे, आप चाहे तो इस चार्ट को आप 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इकाई 4 पे आ गए हम। भारतीय नव जागरण, खड़ी बोली आंदोलन और गांधीवाद को समझ लेते हैं। जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे। भारतीय नव जागरण, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को लोक जागरण कहा है। अब क्वेश्चन आएगा कि लोक जागरण काल किसने कहा है? बताइए, भारतेंदु युग को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, 1800 ईस्वी का योगदान है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखी है। सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लल्लू लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासिकेत उपाख्यान। ठीक है, भाषा विवाद को समझ लेते हैं। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू मिश्रित हिंदी को प्रमुख माना। बनाम राजा लक्ष्मण सिंह ने शुद्ध संस्कृति निष्ठ हिंदी को प्रमुख माना, के बीच का शैली व वैचारिक द्वंद्व दिखाया है।
भाषा विवाद में राजा शिव प्रसाद सिधारे हिंद ने उर्दू मिश्रित हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह ने शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी को क्या किया है, द्वंद्व दिखाया है दोनों का। गांधीवादी दर्शन में तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये तो सभी ने सुना होगा। गांधी जी के 3 प्रमुख वचन थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, ये सर्वोच्च रहे हैं। गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और स्वदेशी भाषाओं के प्रयोग के प्रबल पक्षधर थे। वो चाहते थे कि हमारी हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ठीक। अंबेडकर दर्शन लोहीय समाजवाद और मार्क्सवाद को समझते हैं। अंबेडकर दर्शन में सामाजिक समता, जाति प्रथा और समूल उन्मूलन को सचेत करते हुए अम्बेडकर जी ने इसको क्या किया है, इसके लिए संघर्ष किया है। ठीक है, इनकी 2 पत्रिकाएं बहुत प्रमुख रही हैं इसके लिए, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। ये याद रखेंगे, मूक नायक और बहिष्कृत भारत किसकी हैं, अंबेडकर जी की, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। फिर है लोहिया का समाजवाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सप्त क्रांति सिद्धांत। ये जो नर नारी, रंग भेद, जाति भेद, आर्थिक असमानता आदि के विरुद्ध 7 क्रांतियां की हैं। किसने की हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, सप्त क्रांति के नाम से ये प्रसिद्ध है। सप्त क्रांति किसने की है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, याद रखेंगे किस किस के आधार पर की है, नर नारी, रंग भेद, जाति भेद, आर्थिक असमानता और इन सब के ऊपर इन्होंने सप्त क्रांति की है। मार्क्सवादी वैचारिक पृष्ठभूमि, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष सिद्धांत। यह शोषित वर्ग के अधिकारों की बात करता है। जो वर्ग शोषित रहे हैं, जिनकी शोषण हुआ है, उसको आगे किया है, उनको उजागर किया है और उसके लिए संघर्ष किया है। साहित्य पर प्रभाव, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रगतिवाद 1936 से 1943 पूरी तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा दर्शन पर अवलंबित है, यानी उनकी विचारों पर ये चला है। अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रगतिवाद किस विचारधारा से संबंधित है, तो मार्क्सवादी विचारधारा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इकाई 5 स्टार्ट हो गई है हमारी, आदिकालीन एवं मध्यकालीन महत्वपूर्ण काव्य। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे पृथ्वीराज रासो, रेवा तट का वर्णन, चंद्रवरदायी कृत। इसमें रेवा तट यानी कि नर्मदा नदी के तट पर पृथ्वीराज चौहान और सहाफुद्दीन गौरी के सैन्य संघर्ष का सजीव चित्रण है। इन दोनों की लड़ाई दिखाई गई है। ठीक है, रेवा तट पर संघर्ष। कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। ठीक है, तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, इनकी कविताओं में भ्रम आडंबरों का कड़ा विरोध किया है। समाज सुधार और निर्गुण साधना प्रमुख रही है। ठीक है, ये याद रखेंगे। जायसी के लिए, जायसी का जो नागमती वियोग खंड है, पद्मावत महाकाव्य है। पद्मावत कैसा है, महाकाव्य है और का अंश। इसमें नागमती के विरह का वर्णन 12 मासा आषाढ़ से प्रारंभ होकर मध्य से किया गया है। आप ये भी क्वेश्चन बनता है कि नागमती का विरह किस माह से प्रारंभ हुआ है, तो आषाढ़ माह से। ठीक है, ये याद रखेंगे, आषाढ़ माह से प्रारंभ हुआ है। सूरदास भ्रमर गीत सार के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित है। इसमें गोपियों के निश्चल प्रेम और उपालंब तानों के सामने उद्धव के ज्ञान योग की पराजय दिखाई गई है। इसमें गोपियों का प्रेम दिखाया गया है, उद्धव किस तरीके से गोपियों के सामने हार जाते हैं, ये भी दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप याद रखेंगे कि सूरदास का जो भ्रमर गीत है, इसमें क्या दिखाया गया है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब है हमारा आधुनिक युग के प्रमुख महाकाव्य एवं कविताएं। मैथिली शरण गुप्त, साकेत इनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। ठीक है, इनकी रचना, इनमें इनके साकेत के नवम सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उपेक्षिता उर्मिला के विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। ये समझ लीजिए कि साकेत का नवम सर्ग सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें क्या दिखाया गया है, तो उर्मिला के विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1935 में रचित 15 सर्ग। इसमें जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में कितने सर्ग हैं,
15 सर्ग हैं, जिसका क्रम पूछ सकते हैं। ठीक है, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मध्यम से समरसत्ता व आनंदवास की स्थापना की गई है। आप ये याद रखेंगे कि हमसे जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी में कितने सर्ग हैं, कब प्रकाशित हुई, ये पूछते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि 1935 में प्रकाशित हुई है, 1935 में प्रकाशित हुई है। और कितने सर्ग हैं, सर्गों की संख्या कितनी है, 15 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, शक्ति की मौलिक कल्पना व राष्ट्रीय चेतना है। ये पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा में क्या दिखाया गया है, तो शक्ति की मौलिक कल्पना व राष्ट्रीय चेतना। ये भी पूछता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता है, तो राम की शक्ति पूजा। और सरोज स्मृति पुत्री के निधन पर रचित हिंदी का सबसे शोक गीत है। तो शोक गीत की बात आती है तो सरोज स्मृति आप याद रखेंगे। शोक गीत कौन सा हो गया, सरोज स्मृति। आगे का है असाध्य वीणा, यह एक लंबी प्रपद कविता है। इसमें किरीटी तरु से निर्मित वीणा को प्रियबंध केश कंबली अहंकार विसर्जन द्वारा बजाता है। ये समझ लीजिए आप कि अज्ञे का असाध्य वीणा, अज्ञे की असाध्य वीणा बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के कामायनियों के सर्गों की संख्या पूछी जाती है, उनको क्रम में लगाने के लिए आता है। और मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम सर्ग पूछते हैं, ये आप याद रखेंगे। इस PDF को आप पेपर के लिए जाने से पहले एक बार इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे। अब हम UGC नेट के लिए 10 पॉइंट समझने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला है अपभ्रंश उकार बहुल और वियोगात्मक भाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का सुझाव था कि पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वार यूज होगा। पंचमा अक्षर क्या क्या होते हैं, ड़ा होता है, वा होता है, ड़ा होता है, ना होता है और मा होता है। ठीक है, ये हमारे पंचम वर्ण हैं और इनकी जगह अनुस्वार यूज होगा, अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। इसका सुझाव किसने दिया था, तो इसका सुझाव दिया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पृथ्वीराज रासो शुक्ल जी की अप्रमाणिक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने अप्रमाणिक माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। शुक्ल जी की वीर गाथा काल में 12 ग्रंथों पर आधारित है। ठीक है, जिसमें हमीर, रासो आदि है। 12 ग्रंथ ये भी बताया था, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भक्ति आंदोलन उदय शुक्ल जी, इस्लामी प्रतिक्रिया द्विवेदी जी की है स्वाभाविक विकास। ठीक है, भक्ति आंदोलन उदय शुक्ल जी के हैं ये, और द्विवेदी जी के हैं स्वाभाविक विकास। रीतिकाल का वर्गीकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है। रीतिकाल को 3 प्रमुख भागों में किसने बांटा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बांटा है। रीतिवृत्त, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है, रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याकार हैं, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। अब समझते हैं हम 7। रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याकार भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। साधारणीकरण के हैं भट्टनायक। शुक्ल जी ने आलम्बनत्व धर्म कहा है, किसको, भट्टनायक को। 9वां है भारतेंदु जी की पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874। ये क्रम भी पूछ सकते हैं, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 10वां है तार सप्तक, प्रथम 1943, अज्ञे जी द्वारा संपादित प्रयोगवाद का प्रारंभ। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से होता है, 1943 में। ठीक है, तार सप्तक का 1943 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पूरी 10 इकाइयों को फ्रेंड्स, हमने पूरी 10 इकाइयों को कवर कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, क्वेश्चन सॉल्व। हमारी 5 इकाइयों से मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बनाए हुए हैं, जो पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से
कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अभी हमने देखा था पश्चिमी हिंदी की बोलियां हमने पढ़ी थी, है ना। ब्रजभाषा थी, खड़ी बोली थी, देखो ब्रजभाषा भी हमने देखी थी, और खड़ी बोली देखी थी बुंदेली, यानी कि अवधी। अवधी क्या है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? अब यहाँ से हमसे पूछ लिया है किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, तो मैंने आपको एक बताया था ट्रिक कि मगही आ जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। मगही यानी कि मगधी, तो मगधी से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अभी हमने दो प्रमुख अनुच्छेद देखे थे, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 351, ये दोनों ही हमारे भाषा से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे देश की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, ठीक है। राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी के विकास को आगे बढ़ाया जाए, विस्तार आगे बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग 1955 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे बाल गंगाधर खैर, ये याद रखेंगे, इनको बीजी खैर भी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि परिवर्तन के कारणों में अभ्यंतर कारण कौन सा नहीं है? अभ्यंतर कारण नहीं है पूछा है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मुख सुख ये होता है, सादृश्य और बालाघात, यानी कि भौगोलिक प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दस कुमार चरितम और काव्य आदर्श के रचयिता आचार्य दंडी का समय कब माना जाता है? जो हमारे 6वीं शताब्दी है इसमें, और 6वीं शताब्दी में भामा है, आचार्य भामा, ठीक है। 7वीं में दंडी है, दंडी। 8वीं में बामन है, बामन। और 9वीं में है आनंदवर्धन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन? 7वीं शताब्दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारसा द तासी, इनने अपना ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? तो हमने पढ़ा था जो गारसा द तासी थे ये फ्रेंच के थे, इसलिए इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है, ठीक है, फ्रेंच भाषा में लिखा है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या निर्धारित की? वीर गाथा काल यानी आदिकाल, आदिकाल यानी कि सबसे प्रारंभिक काल, ठीक है। तो ये संवत में है, आप ध्यान दीजिए, 1050 से 1375 तक। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, इसमें सर्वप्रथम सिद्ध कौन से माने जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था सरहपा कौन है? प्रथम सिद्ध है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर जी की वाणियों का सबसे पुराना नमूना मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट जवाब है, ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन आता है तो आप बेझिझक होकर गुरु ग्रंथ साहिब लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विशिष्ट द्वैतवाद अभी हमने देखा था, बताइए आप। शंकराचार्य? नहीं जी, शंकराचार्य नहीं हो सकते। मध्यमाचार्य, वल्लभाचार्य। आंसर बी हमारा सही हो जाएगा, रामानुजाचार्य।
अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नेगेटिव पूछा है, नहीं है। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रीति मुक्त काव्यधारा के कौन कौन से कवि हैं? रीति मुक्त के घनानंद हैं, बोधा है, ठाकुर है, भिखारी दास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इतिहास तिमिरनाशक और मानव धर्मसार पुस्तकों के रचयिता कौन है? ठीक है, ये याद अभी हमने कुछ देर पहले ही नोट्स में पढ़ा है क्या कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तिमिरनाशक और मानव धर्म पुस्तकों के क्या है? प्रवर्तक हैं, रचयिता हैं। तो आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष संभाला? अभी हमने पढ़ा था 1903 में कार्यभार संभाला था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या कथन किस आलोचक का है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ PWA का प्रथम अधिवेशन भारत में कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हमने बताया था कि प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में 1936 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी के संपादन में किस वर्ष हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है 1943 में, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था, 1943, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन, रस सूत्र विभाव अनुभाव विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति के प्रणेता कौन है? तो भाव अनुभाव संयोग निष्पत्ति के जो प्रणेता हैं वो हैं कौन? बताइए। भरत मुनि। भरत मुनि ने इनको रस सिद्धांत दिए हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रस सूत्र के व्याख्याकारों में उत्पत्तिवाद आरोपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रस सूत्र उत्पत्तिवाद या आरोपवाद? उत्पत्तिवाद के कौन थे? बताओ जल्दी से। उत्पत्तिवाद के प्रतिपादन किसने किया था? तो भट्ट लोलट ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, भट्ट। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत की स्थापना कर ध्वन्य लोक ग्रंथ की रचना किसने की? ध्वनि से आप ये याद रखिए, ध्वनि बजती है तो हमें आनंद आता है। ठीक है, तो आनंद से आनंदवर्धन, यानी ध्वन्य लोक ग्रंथ के रचनाकार जो है वो है आनंदवर्धन। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का वास्तविक अर्थ क्या है? अब यहाँ अनुकरण का अर्थ रिपीट करना नहीं है। ठीक है, यहाँ अनुकरण का अर्थ है पुनः सृजन या भावात्मक पुनर्निर्माण। ऑप्शन बी हमारा राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कॉलरिज की कल्पना सिद्धांत में प्राथमिक कल्पना को क्या माना गया है? कॉलरिज ने दो बताए थे, कल्पना दो प्रकार की बताई थी, एक प्राथमिक और एक विशिष्ट। इसमें से प्राथमिक को क्या माना गया है? बताइए। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानवीय चेतना की प्रमुख शक्ति और अनैच्छिक क्रियाएं। ये ऑप्शन बी राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है, T.S. इलियट ने अपने किस सिद्धांत के द्वारा कवि के व्यक्तित्व के विसर्जन की बात की है? मतलब उन्हें कौन सा सिद्धांत दिया है जिसमें व्यक्ति के विसर्जन की बात की गई है? तो ये है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, सही आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन नव जागरण को लोक जागरण की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? नव जागरण को लोक जागरण किसने कहा है? अभी हमने देखा था डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
महात्मा गांधी के राजनैतिक और सामाजिक विचारों का मूल आधार निम्नलिखित में से क्या था? महात्मा गांधी जी तो सत्य अहिंसा की ओर ही जाते थे, इसलिए सत्य अहिंसा ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैचारिक दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा का उन्मूलन, सामाजिक समता और गरीबी, ऊंच नीच जाति, हर एक चीज पर क्या किया है? कड़ा प्रहार किया है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जाति प्रथा का उन्मूलन और सामाजिक समता। अब है क्वेश्चन नंबर 27, लोहिया के समाजवाद के अंतर्गत सप्त क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अभी हमने पढ़ा था सप्त क्रांति, ठीक है। 7 तत्व इसमें हैं, जैसे कि नर नारी की समता ये है, रंग भेद विरोध है, और निजी जीवन में अन्याय के खिलाफ नागरिकता ये भी है, परमाणु अस्त्रों का समर्थन ये नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का समय सर्ग में दिल्ली के किस शासक और शहाबुद्दीन गौरी के युद्ध का वर्णन है? हमने पढ़ा था रेवा तट नदी के पास 2 महान राजाओं का युद्ध दिखाया गया है। एक तो थे कौन? शहाबुद्दीन गौरी, और दूसरे थे पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से किसका खंडन करवाया है? किसका खंडन करवाया है गोपियों के माध्यम से? तो निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कृति साकेत का कौन सा सर्ग उर्मिला के विरह वर्ण के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने देखा था कि उर्मिला का विरह वर्ण किसमें बताया गया है? नवम सर्ग में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो हमने आज इकाई 1 से लेके 5 तक की सभी इकाइयों का रिवीजन कर लिया है, सारी इकाइयां पढ़ ली हैं, और हमने उससे संबंधित 30 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। 29 को आपका पेपर है, इसके लिए हम और अच्छे से 1 दिन 2 दिन क्लास और रखेंगे, जिसमें हम इकाई 6 से 10 तक की इकाइयों का और रिवीजन करेंगे, ताकि हमारी सारी इकाइयाँ, कोई भी इकाई ऐसी ना रहे जिसका हमने रिवीजन ना किया हो। तो क्लास को पूरा देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इकाई 6 और 10 की इकाइयों का भी रिवीजन करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एग्ज़ाम देने से पहले आप इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर देख लें, रिवाइज करके जाएंगी तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम पार्ट 2 में, जिसमें हम इकाई 6 से 10 तक की इकाइयों का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।